फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक लेके आए हैं, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन जो हम 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, उसका हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ जो रहता है, उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसे, या गैलीलियोस लॉ। क्यों? क्योंकि इस लॉ को, फर्स्ट लॉ को गैलीलियो ने डिफाइन किया था। ठीक है, गैलीलियो ने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। गैलीलियो ने दो इंक्लाइन प्लेन लिए, इस तरह से अलग अलग उनका इंक्लिनेशन एंगल लेके, और ये ऑब्जर्व किया कि किस एंक्लेशन में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा आती है, किस प्लेन में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है। तो जिसका यहाँ पर इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे ये ज़्यादा वेलोसिटी अचीव करेगा। इसका थीटा यहाँ इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम है, तो ये कम वेलोसिटी अचीव करेगा। तो इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया मीन्स होता है इनर्शिया जिसको हिंदी में जड़त्व भी कहते हैं। इनर्शिया मीन्स टेंडेंसी टू अपोज एनी स्टेट इन देयर स्टेट ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहने की टेंडेंसी रहेगी, या उसका यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। ठीक है, तो इसको इनर्शिया कहते हैं। अब जो फर्स्ट लॉ था, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसकी क्या टेंडेंसी रहती है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहे। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है, इस तरह से ये लुढ़कता हुआ अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये लुढ़कता ही रहे। कब तक लुढ़कता रहेगा? जबकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट टू चेंज दैट स्टेट। अगर वो रेस्ट पर है, ठीक है, तो अगर हमें उसकी रेस्ट से उसकी मोशन में लानी है स्टेट, तो क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में है और वो रेस्ट पर अगर उसे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? तब भी एक हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनर्शिया को पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट लॉ यहाँ पर डिफाइन हो गया, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर कट स्टेटमेंट है, इतना सा इसमें डिफाइन हो रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है, उसको रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट पे लाना है, तो हमें एक इस तरह की फोर्स की जरूरत पड़ती है, अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत पड़ती है। अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर हमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे कि उसकी स्टेट चेंज हो सके। अनबैलेंस कौन सा फोर्स होता है? किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ हम फोर्स लगा रहे हैं जिससे उस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या हो जाएं? नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो इस तरह का हमें फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हमें उसकी स्टेट चेंज करनी है। ठीक है, बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। वो जैसा जिस कंडीशन में है, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट ही लगेगा, रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक, यहाँ इनर्शिया को हम देखते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इसको हम जड़त्व भी कहते हैं। जड़त्व मीन्स जड़ता। जितना ज्यादा उसका मास होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी? उसकी इनर्शिया होगी। मोर मास इनर्शिया विल बी मोर। क्यों? क्योंकि हमें उतना ही ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन में है तो क्या होगा?
अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि हम किसी स्टेशनरी बस पर अगर बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर हम स्टेशनरी बस पर बैठे हुए हैं तो क्या होगा, हम उस बस में बैठे ही रहेंगे जब तक कि वो बस मूव नहीं होती है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक सिंपल सा एग्जांपल क्या हुआ कि स्टेशनरी बस अगर खड़ी हुई है, ठीक है, और वो मूविंग कंडीशन में आ जाती है तो हमें एक बैकवर्ड फोर्स लगता है। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अभी भी क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन किसी ऑब्जेक्ट, कोई यूनिफॉर्म मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो मोशन में ही रहे जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जब इस पे लगेगा तभी क्या होगा, इसका यूनिफॉर्म मोशन से ही रेस्ट पे आएगी। ठीक है, तो एक हमें नेट एक्सटर्नल फोर्स, वो फोर्स किस तरह का होना चाहिए? एक अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स, जो कि इसके स्टेट को चेंज कर सके, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी, ठीक है, हम किसी स्टेशन मूविंग बस में हैं और वो बस रुक जाती है सडनली, तो हम पे कहाँ पर फोर्स लगेगा? हम पे आगे की ओर एक धक्का लगता है। क्यों? तो हम आगे की ओर इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि हमारा सडनली क्या हो गया, एक फोर्स लगा जिससे हम यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट पे आ गए। ठीक है, अब तीसरा हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमें उसका क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना है, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए मोशन की। ठीक है, तो मोशन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का इनर्शिया है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, इसका एक एग्जांपल बस का ही लेते हैं कि जब बस किसी शार्प टर्न पर अगर मुड़ती है, ठीक है, राउंड शेप में अगर जाती है बस, तो क्या होगा, वहां पर हम इस तरह से गिरने की कंडीशन में आ जाते हैं, कुछ झुक जाते हैं। ठीक है, बेंड हो जाता है हमारी बॉडी। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से हमारी बॉडी भी क्या है, उस डायरेक्शन में चेंज होती है। ठीक है, तो इस तरह से इनर्शिया हमारे पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया हमारे क्लियर हो गए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो बेसिकली है पूरा किस पे बेस्ड है, इनर्शिया पर। ठीक है, और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पर। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हमें उस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमने अभी तक फर्स्ट लॉ में क्या सीखा कि हम उस पर एक अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी मोशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, लेकिन कितना उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो हम डिफाइन करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, जिसको न्यूटन्स सेकंड लॉ भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ इनटू मास।
ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, ठीक है, जितना हमने उसमें फोर्स अप्लाइड किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस रेट की वैल्यू, एंड चेंज इन मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो मोमेंटम में चेंज की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स की, ठीक है। इस लॉ को समझने के लिए पूरी तरह मोमेंटम समझते हैं कि अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर उसकी u थी और m उसका मास है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ उसकी मोशन में, m ऑफ v माइनस u, ठीक है, इतना चेंज हुआ उसका मोमेंटम में अपॉन dt, और यहाँ पर हम k कांस्टेंट ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, F इक्वल टू k m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, F इक्वल टू k टाइम्स ma, ठीक है, F इक्वल टू k टाइम्स ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही हमारा किसमें सेकेंड लॉ का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेकेंड लॉ को इसी से डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाती है, फॉर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने क्या डिफाइन कर दिया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी को ही हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है और इसी से हमने ये डिफाइन किया है, ठीक है। तो दोनों ही हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर आते हैं। अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, जिसे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन और रिएक्शन क्या है, एक्शन फोर्स जो हम अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, और रिएक्शन फोर्स जो हम पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे हम किसी दीवार पर, किसी वॉल पर इस तरह से अगर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एफ फोर्स अगर हमने वॉल पे लगाया तो वॉल बाई वॉल हम पे भी एक फोर्स लगेगा सेम एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा जो एफ फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा, एक्शन फोर्स, और जो बाई वॉल हम पे जो फोर्स लग रहा है वो रिएक्शन फोर्स होगा। तो ये हम पर फोर्स लग रहा है और ये वॉल द्वारा, तो ये जो अलग अलग फोर्स क्या होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं, ठीक है, और इनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। जैसे हम अर्थ पर अपना जो वेट मेजर करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, अर्थ पर हम जो वेट मेजर करते हैं वो एक्चुअली रिएक्शन फोर्स होता है जो बाई अर्थ हम पर लग रहा है। तो इसका मास mg, W इक्वल टू mg इसका मास, इस पर्सन का मास यहाँ वेट यहाँ पर होगा अर्थ पर, ठीक है। तो अर्थ भी क्या, बाई अर्थ भी इस पर एक फोर्स लगेगा W डैश, इसे रिएक्शन फोर्स कहेंगे। तो एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये जो हमें अपना मास मेजर करता है, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है,
नॉर्मल रिएक्शन mg। ठीक, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। रॉकेट लॉन्चिंग इसी पर बेस्ड है। ठीक है, पुलिंग ए कार्ट बाई हॉर्स एक बैल गाड़ी को खींच रहा है। ठीक है, और जब हम फायर करते हैं, ठीक है, फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम गन, तो भी क्या है, उसी का एग्जाम्पल होता है। इस तरह से जब हम फायरिंग करते हैं बाय गन, ठीक है, तो जितनी फोर्स से ये गन आगे की ओर मूव करती है, आगे फोर्स लगता है, उतना ही हमें बैकवर्ड पीछे की ओर फोर्स, धक्का जो पीछे लग रहा है, रिकॉल, ठीक है, सेम अमाउंट का हमें रिकॉल लगता है। तो ये सिंपल सा बेसिक इंफॉर्मेशन था न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ का। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके।